नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, ऐप में लाइव क्लास ले रहे हैं, उन सभी साथियों को वेरी गुड आफ्टरनून, शुभ संध्या। तो साथियों, आज अपन एमसीक्यू बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं और एमसीक्यू बैच में मेरी पहली क्लास पॉलिटी की आ रही है और वो इस बार आपने देखा होगा सिलेबस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और परिवर्तित सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो टॉपिक अपन ने उठाया है वो है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे और संविधान सभा के गठन के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि पिछली बार रीट के सिलेबस की जो शुरुआत होती थी साथियों, वो होती थी आपके प्रस्तावना से। प्रस्तावना से पहले वाले टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा सिलेबस चेंजेज हुआ है और परिवर्तन हुआ। तो उसमें आपने देखा होगा संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषताएं आपके सिलेबस में डाल दी गई है। तो साथियों, संविधान का निर्माण अगर डाल दिया गया है तो संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा बनी है उसके तो ऑफिशियली क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो संविधान सभा का गठन भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, संविधान का निर्माण भी पढ़ना पड़ेगा, संविधान में अनुसूचियां और स्रोत से संबंधित बात भी करनी पड़ेगी और संविधान की विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। तो हो जाइएगा तैयार साथियों। आपका प्यार और स्नेह बरकरार रहना चाहिए, है ना। उसी अनुरूप मैं आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूं। पहली क्लास आज अपन ले रहे हैं एमसीक्यू बैच में और वो अपना पहला जो टॉपिक रहेगा वो संविधान सभा का गठन रहेगा। साथियों, सभी साथियों को वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी नमस्ते कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, उन सभी साथियों को एक साथ बिना नाम लिए मैं वेरी गुड आफ्टरनून बोल देता हूं। तो सभी के सभी साथियों को वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों देखिएगा, एमसीक्यू बैच जो शुरू किया गया है, इस बैच को शुरू करने का उद्देश्य है कि आपको ऐप में सारे के सारे विस्तार से तो व्याख्यात्मक तो बातें कर ली गई है, लेकिन व्याख्यात्मक बात करने के बाद विद्यार्थी का लगातार एक ही प्रश्न उठता रहा है कि साहब इस टॉपिक में से प्रश्न कैसा बनेगा, है ना। इस टॉपिक में से प्रश्न कैसा बनेगा, तो उसी अनुरूप हमने उत्कर्ष परिवार ने और निर्मल गहलोत सर ने पहल करके विद्यार्थी हित में कदम उठाते हुए एमसीक्यू बैच शुरू किया है। सर हमेशा नवाचार लाते रहते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं। तो मैं मानता हूं मेरे अनुसार बात कर रहा हूं कि मैं ये बात कह सकता हूं कि ये एमसीक्यू बैच रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है। साथियों, इससे अपने को यह पता चलने वाला है कि इस टॉपिक में से प्रश्न कैसा बनेगा। तो हमेशा विद्यार्थी हित में कदम उठाए उत्कर्ष ने, तो यह भी एक विद्यार्थी हित में बहुत नवीनतम कदम, नवाचार कदम है। तो इस कदम का आपका प्यार और स्नेह चाहिए। और आपने देखा होगा कि ऐप जितने भी पेड यूजर है जो पहले ऐप खरीद चुके हैं, उनको तो बिल्कुल ये निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। ठीक है, तो तैयार हो जाइएगा साथियों। संविधान सभा के गठन का पहला प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं, जरा ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करें। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जरा जल्दी से पढ़कर आंसर देने की कोशिश करें। संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी? संविधान सभा के गठन की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, संविधान सभा के गठन की अगर बात करूं तो यह ध्यान रखना कि संविधान सभा के गठन की पहली अनौपचारिक मांग कब और किसने की थी। दोनों ही बातें ध्यान से सुन लेना। अनौपचारिक मांग कब और किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 ऑप्शन है एम.एन. राय, नंबर 2 ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, नंबर 3 ऑप्शन है महात्मा गांधी और नंबर 4 ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा कि संविधान सभा के गठन की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी। साथियों, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दीजिएगा अपने संविधान सभा के गठन की मांग, क्योंकि आप देखोगे कि भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन साथियों बहुत अच्छे से आपको यह मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा के गठन की लगातार भारत में मांगें उठी है और उन्हीं मांगों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके सामने पहला प्रश्न कहा है कि संविधान सभा के गठन की पहली अनौपचारिक मांग कब और किसने की थी। तो साथियों, इस जो क्वेश्चन का आपके आंसर आने वाला है वो है आंसर बाल गंगाधर तिलक ने। पहली जो अनौपचारिक मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी साथियों। तो बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? सन 1895 में। ध्यान से सुनना, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक रखा था जिसका नाम था गृह स्वराज विधेयक।
एक विधेयक का साथियों नाम आपने पढ़ा होगा, गृह स्वराज विधेयक। इस गृह स्वराज विधेयक में संविधान सभा के गठन की पहली अनौपचारिक मांग करते हैं बाल गंगाधर तिलक। कब करते हैं साथियों? 1895 में। वेरी गुड, बहुत सारे विद्यार्थियों का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप सही आंसर दोगे तो उत्साहित होकर पढ़ाने का मन करेगा। हाँ, हमको भी लग रहा है कि विद्यार्थियों का पढ़ने का बिल्कुल मन है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल सभी साथियों को वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, सभी का राइट आंसर दिख रहा है। 100% विद्यार्थी राइट ऑप्शन के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। तो 1895 में पहली अनौपचारिक मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से विधेयक के माध्यम से? गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान सभा के गठन की पहली अनौपचारिक मांग हुई थी। ठीक है, 1895 में पहली मांग की बाल गंगाधर तिलक ने। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कैबिनेट मिशन। आपको पता होगा कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था ना? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1942 में, 1940 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपने देखा होगा कि 1945 में जैसे ही दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। और वो कैबिनेट मिशन भारत कब आया साथियों? तो यहां पर भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी सही के पक्ष में आंसर देते हुए दिख रहे हैं। मैं देख रहा हूं बिल्कुल सभी साथियों का ऑप्शन बी आ रहा है। तो साथियों कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसकी डेट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन आपके भारत आ जाता है। और यह जो कैबिनेट मिशन था यह आया भारत में कब था? 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो यह कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय था। इसमें टोटली कितने लोग थे साथियों? 3 थे, जिसमें नंबर 1 नाम आपने पढ़ा होगा, सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। ये इस कैबिनेट मिशन का क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, दूसरा जो सदस्य था वो था आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था साथियों? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये इसका दूसरा मेंबर था। और तीसरा जो व्यक्ति था वो था एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो भारत आया वो आया था कब? 24 मार्च 1946 को। तो बिल्कुल सभी साथियों का राइट ऑप्शन है 1946 में। और डेट पूछ ले तो 24 मार्च 1946 को। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा सा सस्पेंस वाला रखा है मैंने। हाँ, बात यहां पर भी वही होगी, लेकिन उसका आने का सन मैंने पहले बता दिया है। अब मेरे को बताइएगा कि अभी अभी आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि संविधान सभा के गठन की मांग अनौपचारिक तरीके से किसने की थी? तो आपने पढ़ा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन प्रश्न आपसे कोई पूछ ले कि भारत में संविधान का जो निर्माण किया वो किस मिशन से हुआ, यानी किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर, है ना, क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर, और वेवेल प्लान की सिफारिश पर। अभी तक तो अभी मैंने आपको समझाया कि मिशन आया कब था, है ना। लेकिन अब आपसे प्रश्न को यह पूछ ले कि भारत में संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान सभा का जो गठन हुआ, वो किसकी सिफारिश पर किया गया? साथियों बहुत शानदार तरीके से आंसर मिल रहा है, वो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये कैबिनेट मिशन कब आया भारत, वो तो डेट आपने पढ़ ली। लेकिन आपसे पूछ ले कि ये कैबिनेट मिशन आया क्यों था भारत, वो सवाल मैंने थोड़ा सा सस्पेंस वाला रखा। अभी आपके सामने आया कि कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया था, क्योंकि भारत में संविधान सभा का क्या करने के लिए? गठन करने के लिए। तो आपसे पूछ ले कि भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया, वो संविधान सभा का गठन कौन से मिशन की सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, है ना। अब आपसे प्रश्न को यह पूछ ले कि कैबिनेट मिशन से पहले अंग्रेजों ने भारत में संविधान सभा के गठन के प्रयास नहीं किए थे साथियों। कैबिनेट मिशन से पहले भी अंग्रेज भारत में 3 बार संविधान सभा के गठन के प्रयास किए थे, लेकिन वो तीनों ही प्रयास असफल हुए थे। सफल जो प्रयास था वो था कैबिनेट मिशन, और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का क्या किया गया? गठन। और उसी संविधान सभा ने हमारे भारत के संविधान का क्या किया था साथियों? निर्माण किया था। क्लियर? तो संविधान सभा का गठन या संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन की सिफारिश पर हुआ?
कौन से मिशन की सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हम लोग संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2 बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर 3 वी.टी. कृष्णमाचारी और ऑप्शन नंबर 4 टी.टी. कृष्णमाचारी, है ना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सारे विद्यार्थी लगभग सही के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी यहां पर भी भ्रमित होते हुए दिख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, है ना। ए और बी में ज्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। साथियों, आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बेनेगल नरसिम्हन राव, ये बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। लेकिन प्रश्न आपसे इससे जुड़ा हुआ एक और पूछ लूं यहां पर, वो ये है साथियों कि आपको कल के दिन कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन? बी.एन. राव। चलो ठीक है, मान लिया आपने, लगभग काफी कुछ ने सही आंसर भी दिया है ना। लेकिन साथियों देखिएगा, आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। अगर प्रश्न को यह पूछ ले कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, प्रारूप किसने तैयार किया था, और ऑप्शन आपके सामने बी.एन. राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रख दे, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन राइट करोगे आप, है ना। साथियों ध्यान रखना, भारतीय संविधान का प्रारूप भी बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। मैं यहां पर इसलिए प्रारूप की बात कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो ये है कि भारतीय संविधान का प्रारूप भी बी.एन. राव ने तैयार किया था। तो संवैधानिक नहीं, अंबेडकर नहीं है, शायद अंबेडकर लिख रहे हैं लोग, लेकिन साथियों भारतीय संविधान का प्रारूप अंबेडकर ने तैयार नहीं किया था, भारतीय संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था, है ना। अभी अंबेडकर साहब की भी बात करने वाला हूं, लेकिन आपको प्रश्न कोई भारतीय संविधान के प्रारूप का पूछ लेना तो आप कंफ्यूज मत होना, भारतीय संविधान का प्रारूप भी बी.एन. राव ने। तो दोनों में ही आंसर एक ही आएगा कि आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन? बी.एन. राव। और भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो वो भी बी.एन. राव ने। ठीक है, यह ध्यान रखना, प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। अभी आगे एक प्रश्न आएगा जिसमें मैं विस्तार से भी चर्चा करने वाला हूं आपके सामने ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष की गई थी? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा कि भारत में अनौपचारिक तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग, वो तो आपने पढ़ा 1895 में, है ना। हाँ, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की थी? ऑप्शन है वर्ष 1936 में, वर्ष 1937 में, 1938 में, 1939 में। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी? साथियों आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1938 में, सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नाम भी साथ में बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। हाँ, सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर, कौन से आधार पर साथियों? वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में संविधान सभा के गठन की क्या की थी? मांग की थी। तो संविधान सभा के गठन की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर कब और किसने की? तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ गया होगा कि सब वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? आपको मैं अभी एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि वर्तमान में भारत में चुनाव किस आधार पर हो रहे हैं?
वर्तमान में भारत में चुनाव किस आधार पर हो रहे हैं? अरे भैया, वर्तमान में भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही तो हो रहे हैं ना, है ना? भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर ही तो चुनाव हो रहे हैं ना। हाँ, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो रहे थे। उसी तरीके से नेहरू ने कहा कि भारत में भी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग कब हुई? 1938 में। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी रूप से मंजूरी प्रदान की गई थी। अस्थायी रूप से मंजूरी कब प्रदान की गई थी? है ना? हाँ, अस्थायी रूप से मंजूरी कब प्रदान की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। अभी अभी आपने पढ़ा कि भारत में संविधान सभा का जो गठन किया वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि कैबिनेट मिशन से पहले भी अंग्रेज भारत में 3 बार संविधान सभा के गठन के प्रयास कर चुके, लेकिन वो तीनों ही प्रयास क्या हुए? असफल रहे, है ना। अब इसमें पहली बार ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार भारतीयों के संविधान सभा के गठन की अस्थायी रूप से मंजूरी कब प्रदान की गई, है ना? तो जैसे ही साथियों 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो उस मांग का अंग्रेजों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। और जैसे ही प्रभाव पड़ा तो अंग्रेजों ने कब? अगस्त 1940 में। कब की बात कर रहा हूं मैं? अगस्त 1940 में आपने देखा होगा एक प्रस्ताव रखा, और वो अगस्त भी डेट बता देता हूं, 8 अगस्त 1940 को। कब की बात कर रहा हूं साथियों? 8 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा? लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा। ध्यान से सुनना सारी बातें। लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। जिसका नाम क्या था साथियों? अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया? 8 अगस्त 1940 को। किसने रखा? लॉर्ड लिन लिथगो ने रखा। और इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम यह कहा कि हम भारत में संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार करते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होगा कि अंग्रेजों ने पहली बार अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी अगर संविधान सभा के गठन की, तो यह संविधान सभा का गठन अगस्त प्रस्ताव की सिफारिश पर किया क्यों नहीं गया? अब पहली बार अस्थायी रूप से मंजूरी तो चलो मिल गई। कब मिल गई? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में दी लॉर्ड लिन लिथगो ने। लेकिन आपको पूछ ले कि ये फिर अगस्त प्रस्ताव की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ क्यों नहीं? जरा ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को कि अगस्त प्रस्ताव असफल क्यों रहा। अगस्त प्रस्ताव में यह बोला कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनना, इसकी असफलता का रीजन बता देता हूं अभी, है ना। असफलता का रीजन क्या था कि अगस्त प्रस्ताव में कहा कि भारत में संविधान सभा के गठन को हम मंजूरी देते हैं, लेकिन उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हैं। अब राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए, इसका अर्थ क्या हुआ? राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए इसका मतलब क्या हुआ? साथियों, राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए लोगों की बात यह कब कर रहा है? 1940 में। और आप भली भांति जानते होंगे कि 1940 में दुनिया में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इनके राष्ट्रीय जीवन कहने के पीछे एक और अर्थ निकलता है, और वो अर्थ क्या निकलता है कि इन्होंने कहा हम उन्हीं लोगों को राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति मानेंगे जो है भारत के, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की सहायता कर रहे हैं, है ना। ऐसे भारतीय लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाएगा। और उन्हीं लोगों से मिलकर, जरा ध्यान से सुनना, उन्हीं लोगों से मिलाकर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेना चाहता हूं साथियों कि क्या कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की? क्या गांधी जी ने सहायता की? क्या नेहरू जी ने की? क्या पटेल ने की? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की? किसी ने नहीं की। आप कहते क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते थे कि उधर तो द्वितीय विश्व चल रहा था और इधर गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, है ना। क्या किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। वो भारत छोड़ो आंदोलन चला, इसका मतलब इन्होंने किसी ने भी ब्रिटेन की सहायता नहीं की, और नहीं की
तो वो व्यक्ति राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए है ही नहीं, और राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए नहीं है तो इसका मतलब वो तो संविधान सभा में शामिल हो ही नहीं रहे। तो इसी कारण अगस्त प्रस्ताव का घोर विरोध किया किसने? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के विरोध के कारण अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अनौपचारिक तरीके से, है ना, अस्थायी रूप से संविधान सभा के गठन की मंजूरी जरूर दी थी, और वो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा रखा गया था साथियों? लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? भारतीय संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? जनवरी 2020 में आपके राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, और उस पेपर में आपसे यही सवाल पूछा कि कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, है ना? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 389 सदस्यों ने, 292 सदस्यों ने, 299 सदस्यों ने और 284 सदस्यों ने। फटाफट बताइएगा कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जल्दी से देखना साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 284। 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और हस्ताक्षर कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या किए गए? 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे पूछ ले तो 24 जनवरी 1950 को किए थे। और ये डेट देकर ही आपसे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के जीके वाले पेपर में, हाँ फर्स्ट पेपर जिसको कहते हैं अपन, जो कॉमन सबके लिए होता है, उसमें प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। और प्रश्न क्या पूछा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट यही था, 284 सदस्यों ने। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देश विभाजन के पश्चात भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बहुत ही विद्यार्थी इस मामले में कंफ्यूज भी रहते हैं। और कंफ्यूज रहने के कारण ही मैं आपके सामने एक प्रश्न की नई प्रकृति लेकर आया हूं। क्योंकि आज तक साथियों आपने देखा होगा कि जितने भी पुराने पेपर हुए उसमें प्रश्न क्या पूछा जाता रहा है कि संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था, और उसमें ऑप्शन यही डालता है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ओडिशा, है ना, या बंगाल और बॉम्बे तो 100% डालता ही डालता है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूज रहता है। और वो क्या रहता है, क्योंकि अनेक बार बंगाल भी देखने को मिलता है अपने को, और अनेक बार बॉम्बे भी देखने को मिलता है। और वो क्यों मिलता है आज जरा जान लीजिएगा कि ये बंगाल और बॉम्बे वाला माजरा क्या है ना। अब मैंने आपके सामने प्रश्न रखा है कि देश विभाजन के पश्चात आपने देखा होगा कि माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का विभाजन किया गया, और भारत के विभाजन के बाद अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पूछ रहा हूं। सारी कहानी आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान सभा का जो पहली बार चुनाव लड़ा था, जो 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जुलाई 1946 में जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा था बॉम्बे से। कौन से प्रत्याशी के रूप में? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव क्या हो जाते हैं साथियों? हार जाते हैं। अब पहली बार में अंबेडकर साहब ने जो चुनाव लड़ा वो तो बॉम्बे से लड़ा। कौन से प्रत्याशी के रूप में? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और चुनाव क्या हो गए? चुनाव हार गए साथियों। अब चुनाव हार गए तो अब आप कहते हो फिर चुनाव हार गए तो संविधान सभा में तो अंबेडकर शामिल हो ही नहीं रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लीग के समर्थन से, मुस्लिम लीग के समर्थन से, लीग का एक व्यक्ति था जो बंगाल का एक निर्वाचन क्षेत्र जिसका नाम आप पढ़ते हो जयसुर कुलना। पहले बंगाल ही था विभाजन से पहले, ध्यान रखना। विभाजन के बाद ये बंगाल, पश्चिमी बंगाल और एक नया राष्ट्र आपके अभी आप कहते हो ना बांग्लादेश, वो बना था। अब पूरी कहानी सुन लेना ताकि आपके समझ में आ जाएगा कि अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले तो राइट आंसर क्या होगा, और ऐसा प्रश्न पूछ ले तो राइट आंसर क्या होगा। अब मैंने कहा पहली बार अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बॉम्बे से, और चुनाव क्या हो गए? हार गए।
अब हार गए तो उसके बाद लीग के समर्थन से अंबेडकर साहब बंगाल के जैसुर कुलना सीट से संविधान सभा में क्या हुए, शामिल हुए। अब चुनाव तो बॉम्बे से लड़े, लेकिन शामिल कहां से हो रहे, बंगाल से, और बंगाल में भी स्पष्ट रूप से जैसुर कुलना जगह का नाम है ना। अब हुआ क्या कि जैसुर कुलना सीट से शामिल हुए थे, ये तो हुए थे विभाजन से पहले। अब जैसे ही माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का क्या होता है साथियों, विभाजन होता है। तो विभाजन के बाद क्या हुआ कि ये जैसुर कुलना सीट है ना, ये चला गया पूर्वी बंगाल में, जिसको आप पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और 1971 के बाद इसको आप बांग्लादेश कहते हो। अब आपने देखा होगा कि भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का क्या होता है साथियों, पुनर्गठन होता है। और इस पुनर्गठन में बॉम्बे से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे M.R. जयकर, उन्होंने अपने पद से क्या दे रखा था, इस्तीफा। तो अंबेडकर को कहां से शामिल किया गया, बॉम्बे से, है ना। तो विभाजन से पहले तो अंबेडकर कहां से शामिल थे, बंगाल से, और विभाजन के बाद कहां से शामिल हुए, बॉम्बे से। लेकिन पहले वाला चुनाव भी बॉम्बे से लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे, ठीक है ना। इसीलिए अब प्रश्न क्या है, विभाजन के पश्चात अंबेडकर कहां से शामिल हुए, तो बॉम्बे से, है ना। तो इसका आंसर बॉम्बे होगा साथियों। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, अब यह प्रश्न मत खड़ा करना कि हमने आज तक जितने भी क्वेश्चन जो पुराने पेपर में आए हुए हैं वो देखे हैं, तो उसमें हमेशा क्या आंसर आ रहा है, बंगाल। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि संविधान सभा के चुनाव में अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था, तो यह बंगाल ही था साथियों। लेकिन बॉम्बे कब हुआ, है ना, बॉम्बे कब हुआ, तो यह बॉम्बे हुआ कब, विभाजन के बाद। माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर जब विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र बॉम्बे हुआ था। क्लियर? तो ये जरा ध्यान से सुन लेना, प्रश्न की प्रकृति आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा था। क्लियर? चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करना। संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गणेश वासुदेव मावलंकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? हाँ, अरे हाँ भाई, कुछ कमेंट आ रहे 1946 में। 1946 में तो बंगाल से ही थे, ठीक है। लेकिन विभाजन के बाद बॉम्बे। क्लियर? विभाजन के बाद बॉम्बे बता रहा हूं मैं, और मैंने सवाल में विभाजन के बाद की बात बोली है। अब मेरे को बताइएगा कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गणेश वासुदेव मावलंकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छे से आंसर देने की कोशिश करना। काफी विद्यार्थी बी के पक्ष में आ रहे हैं, काफी ए के पक्ष में भी आ रहे हैं, और काफी सी के पक्ष में भी आंसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट बताइएगा कि आंसर क्या होगा। मेरा प्रश्न आपसे क्या है कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, आपको पता होगा भली भांति साथियों कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह तो सबको पता है। लेकिन आपको यह भी भली भांति पता होगा कि 24 जनवरी 1950 को, कब की बात कर रहा हूं मैं, एक डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को संविधान सभा के रूप में क्या कर दिया? भंग कर दिया। और इसको किसका दर्जा दे दिया? संसद का दर्जा दे दिया। संविधान सभा को संविधान सभा के रूप में भंग करके संसद का दर्जा दिया, अर्थात विधायिका का दर्जा दिया। वो कब दिया? 24 जनवरी 1950 को दिया। तो संविधान सभा के रूप में भंग हो गई 24 जनवरी 1950 को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रपति बना दिया था। तो ये जो संसद बनी, संविधान सभा विधायिका का रूप लिया, तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी? आपको बहुत अच्छे से याद रखना साथियों, गणेश वासुदेव मावलंकर। आंसर क्या होगा आपका? गणेश वासुदेव मावलंकर। हां, जीवी मावलंकर नाम पड़ा ना, लोकसभा का पहला अध्यक्ष बना था, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया, वेरी गुड। लेकिन कुछ विद्यार्थी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, आचार्य कृपलानी के पक्ष में भी दिख रहे थे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी गणेश वासुदेव मावलंकर, बहुत सारे क्या, लगभग 85% विद्यार्थी सी के पक्ष में थे। बिल्कुल अच्छे से आंसर दिया आपने, गणेश वासुदेव मावलंकर ही राइट करना था ऐसी स्थिति में। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था?
कौन से समुदाय का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में एक समान था? फटाफट आंसर दीजिएगा। पारसी तथा सिख, सिख तथा आंग्ल भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाई और भारतीय ईसाई तथा जनजातियां, कौन से समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था साथियों? ठीक है, कौन से समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? किसमें? संविधान सभा में। जल्दी से बताने की कोशिश करना। पारसी तथा सिखों का, सिख तथा आंग्ल भारतीयों का, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाइयों का और भारतीय ईसाइयों तथा जनजातियों का। फटाफट बताइएगा कि प्रतिनिधित्व एक समान किसका था, है ना? सी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन भी आता हुआ दिख रहा है। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, सभी के कमेंट शो हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसका नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब नाराज मत होना आप, है ना? हाँ, नाम नहीं लूं इसका मतलब नाराज मत होना। सबके कमेंट मेरे को दिख रहे हैं। आपको आंसर तो देना ही देना है, आपको क्वेश्चन आते ही आंसर तो देना ही है, क्योंकि अपने ज्ञान का परीक्षण और आकलन करने के लिए आंसर तो देना पड़ेगा। अन्यथा अपन केवल देख पाएंगे तो अपने ज्ञान का परीक्षण अपन नहीं कर पाएंगे कि हमने पढ़ा क्या है ना? और जो पढ़ा है तो उसमें से हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हमारे अंदर प्रश्न को हल करने की क्षमता का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है ना? यह पता लगाने के लिए आपको एक बार तो आंसर देना ही पड़ेगा, है ना? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय ईसाइयों तथा जनजातियों का क्या था? एक समान प्रतिनिधित्व था साथियों। भारतीय ईसाइयों तथा जनजातियों का एक समान प्रतिनिधित्व था। क्लियर? तो संविधान सभा में भारतीय ईसाई तथा जनजातियों को एक समान प्रतिनिधित्व मिला था, ध्यान रखना। तो ऑप्शन आपका डी आंसर राइट होगा। थोड़ा हटके क्वेश्चन था, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर नहीं दे पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हां, लेकिन अब ध्यान से सुन लेना, समान प्रतिनिधित्व भारतीय ईसाई और जनजातियों का था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर करवाया गया था? संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 294, ऑप्शन नंबर 2 है 295, ऑप्शन नंबर 3 है 296 और ऑप्शन नंबर 4 है 280। संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर करवाया गया था? अभी अभी साथियों आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया वो कौन से मिशन की सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। लेकिन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जब संविधान सभा का गठन हुआ तो कैबिनेट मिशन ने, पहले तो सुनना, अभी बताऊंगा सारी डिटेल से बातें, कि कैबिनेट मिशन ने कितने लोगों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया, है ना? और लेकिन सुझाव तो उतनों का दिया, तो संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए? दोनों ही बातें अच्छे से सुन लीजिएगा। अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपको, पहले तो आप आंसर दे दीजिएगा, संविधान सभा के कितनी सीटों पर चुनाव करवाया गया? तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, 296 सीटों पर चुनाव था, बिल्कुल हुआ था। क्यों? उसका रीजन सुन लीजिएगा। वो ये था कि आपने अभी अभी देखा कि भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया। अब कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जब संविधान सभा बनी तो कैबिनेट मिशन ने, आपको पता है कि कितने लोगों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था? बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा, 389। कितनी? 389 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन ने। लेकिन अब आप मेरे से प्रश्न यह पूछोगे कि अगर कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया तो चुनाव 296 सीटों पर ही क्यों हुए? उसका रीजन यह सुनना कि कैबिनेट मिशन ने जो 389 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया तो उसमें से इसने क्या बोला कि ये सदस्य लाए कहां से जाएंगे, ये 389 सदस्य कहां से बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, इन्होंने कहा कि इस 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से बुलाए जाएंगे। नंबर दूसरी बात, 93 सदस्य रियासतों से बुलाए जाएंगे। और नंबर तीसरी बात, है ना, पीछे बचे कितने? 4 मेंबर केंद्र शासित प्रदेशों से। अभी जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं वो उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहलाया करते थे। इतने सदस्य यहां से बुलाए जाएंगे और टोटली 389 सदस्यों को मिलाकर एक भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, है ना। अब 389 सदस्यों को मिलाकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा और कहां से कितने बुलाए जाएंगे ये भी आपके सामने मैंने आंकड़े लिख दिए। लेकिन अब आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है चुनाव 296 पर ही क्यों हुए, ये बताओ हमारे को। तो अब जरा ध्यान से सुन लेना,
ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, वो ये है कि अब हुआ क्या कि इन कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम रियासतों से कितने प्रतिनिधि बुलाएंगे, 93 प्रतिनिधि बुलाएंगे। और 93 प्रतिनिधि ही क्यों बुलाएंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं साथियों, वो ये पूछ लेता हूं कि क्या कैबिनेट मिशन जब भारत में संविधान सभा के गठन करने के लिए आया, उस समय भारत में रियासतों की संख्या 93 थी क्या? नहीं साथियों, रियासतों की संख्या 562 थी, लेकिन रियासतों से प्रतिनिधि कितने बुलाए, 93। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर, अच्छे से याद रखना आप सारी बातों को ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। 10 लाख की जनसंख्या पर किसी एक प्रतिनिधि को ही संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने क्या बोला कि 10 लाख की जनसंख्या पर किसी एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। और प्रत्येक रियासत की जनसंख्या 10 लाख नहीं थी, प्रत्येक रियासत की जनसंख्या 10 लाख नहीं थी, और नहीं थी तो फिर क्या था, इसीलिए प्रतिनिधि कितने बोले, 93। तो इस बात को लेकर रियासती प्रतिनिधि नाराज हो गए, और नाराज होकर क्या कहा, रियासती प्रतिनिधियों ने यह मांग की कि हमारी प्रत्येक रियासत से एक आदमी तो संविधान सभा में आना ही चाहिए, है ना, हमारी प्रत्येक रियासत से एक आदमी तो संविधान सभा में आना ही चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर हम कितना प्रतिनिधि बुलाएंगे, एक। इस बात को लेकर कैबिनेट मिशन और रियासती प्रतिनिधियों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। अब जैसे ही विवाद उत्पन्न हुआ साथियों, है ना, विवाद उत्पन्न हुआ, तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट मिशन ने इन रियासतों की मांग की तरफ कोई ध्यान न देते हुए उन्होंने अपना क्या प्रारंभ करवा दिए, संविधान सभा के चुनाव प्रारंभ करवा दिए। अब जैसे ही संविधान सभा के चुनाव प्रारंभ करवाए, तो रियासतों की मांग की तरफ कोई ध्यान न देके संविधान सभा के चुनाव प्रारंभ करवाए, तो इस रियासती प्रतिनिधियों ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, चुनाव में भाग नहीं लिया। तब मेरे को बताइएगा फिर कितनी सीटों पर चुनाव होंगे, 292 तो ये प्रांतों से, और पीछे बचे 4 मेंबर कहां से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 73 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 292 + 4 कितने होंगे, 296 होंगे। तो अच्छे से याद रखना दोनों ही आंकड़ों को, और वो दोनों ही आंकड़ों को अच्छे से याद रख के सवाल कैसा पूछा जाएगा, प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, उसकी नाभि को पकड़ने, उसकी जड़ को पकड़ने की आवश्यकता है, उसको मूल बात पकड़ने की आवश्यकता है कि प्रश्न हमने से क्या पूछना चाह रहा है। अगर आपको प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया, 389, और अगर आपके प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए, तो 296 सीटों पर। ठीक है, यह ध्यान रखना। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, भारतीय संविधान सभा के बारे में यह टिप्पणी किसकी थी? संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, यह टिप्पणी किसने की थी? विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड विस्काउंट ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने और ग्रैनविल ऑस्टिन ने। यह कथन किसका था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है? जल्दी से बताने की कोशिश करना। अगर आपने संविधान सभा पढ़ रखी है तो संविधान सभा के बारे में बहुत सारे कथन भी आपने पढ़ रखे होंगे, और बहुत सारे कथन पढ़ रखे हैं, तो यह कथन मेरे को बताइएगा किसने कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है? ठीक है, फटाफट बताइएगा। संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। बहुत सारे विद्यार्थियों का सही आंसर आ रहा है यहां पर, डी ऑप्शन आया, बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया। किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। क्लियर? तो ये जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि कथनों के बारे में भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। और इसी से मेरे को एक और सवाल याद आ गया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का मैं देख रहा हूं चर्चिल भी ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, ए ऑप्शन भी आता हुआ दिख रहा है। हां साथियों, चर्चिल ने भी संविधान सभा के बारे में कोटेशन कहा था, कथन कहा था, लेकिन वो जरा अलग है। और वो अलग क्या है कि ये कथन तो आपने मालूम कर दिया कि संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। लेकिन आपको प्रश्न यही पूछ ले कि संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा? तो संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? चर्चिल ने। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। और आपको यह भी प्रश्न पूछ ले कोई कि संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा किसने दी थी? संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी।
ये कुछ कथन अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इन कथनों के बारे में भी कुछ बातें याद रखना। तो संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था चर्चिल ने, लेकिन संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेसी संविधान सभा ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। और संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी थी, वो दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल चर्चिल ने हिंदुओं की संस्था कहा था साथियों। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या शेष बची थी? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जरा ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। अभी अभी कैबिनेट मिशन की बात की, अभी अभी कुछ समय अपन ने संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए वो भी बात की, लेकिन प्रश्न अक्सर यह भी पूछ लिया जाता है, और वो क्या पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद की बात कर रही है ना, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शेष बचे थे? और एक ऐसा इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे और प्रश्न पूछ लेता हूं कि कल के दिन क्वेश्चन आपसे यह पूछ ले कि भारत के संविधान का निर्माण कुल कितने लोगों ने मिलकर किया, है ना? हाँ, भारत के संविधान का निर्माण कुल कितने लोगों ने मिलकर किया, है ना? अभी कोई साथी बिना दुल्हन की शादी भी कमेंट कर रहा है, तो साथियों बिना दुल्हन की शादी भी चर्चिल ने कहा था, लेकिन वो संविधान सभा को कहा था। और वो क्यों कहा था उसका भी रीजन है ना? बिना दुल्हन की शादी बताया था, क्यों? क्योंकि अभी अपन संविधान निर्माण के बात करेंगे, कल अपन टॉपिक पढ़ेंगे संविधान निर्माण, उस समय मैं बिना दुल्हन की शादी की भी बात करूंगा, क्योंकि संविधान सभा के पहले अधिवेशन का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा के पहले अधिवेशन का जो आयोजन हुआ था, उस संविधान सभा के पहले अधिवेशन का बहिष्कार कर दिया था किसने? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के कारण उसको बिना दुल्हन की शादी कहा था, वो भी चर्चिल ने कहा था। वेरी गुड, ये भी कथन कई बार पूछ लिया जाता है। लेकिन अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कितने सदस्य शेष बचे थे, और एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ मैंने ये बोला कि भारत के संविधान का निर्माण कुल कितने लोगों ने मिलकर किया, ये प्रश्न भी अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है 389, 299, 296 कर देना यहां पर, ठीक है? एक ऑप्शन है 296, ये है ना, 389, 296, ठीक है, 316, 316, 299। बताइएगा क्या आंसर राइट होगा? अरे कुछ 389 बता रहे हैं। 389 तो विभाजन से पहले थे, मैं विभाजन के बाद की बात कर रहा हूं। और अच्छे से याद रख लेना, आपका राइट आंसर होगा साथियों 299। आपसे अक्सर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, और वो क्या पूछा जाता है कि भारत के संविधान का निर्माण कुल कितने लोगों ने मिलकर किया? तो अच्छे से याद रखना 299 लोगों ने मिलकर किया। कितने लोगों ने? 299 लोगों ने मिलकर भारत के संविधान का क्या किया था साथियों? निर्माण किया था। अब पूरी कहानी बता देता हूं आपको, वो ये है कि आपने देखा होगा कि भारत का विभाजन कौन सी योजना की सिफारिश पर हुआ? माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर। कौन सी योजना की सिफारिश पर? माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का विभाजन हुआ। और आपको एक बात और अच्छे से याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर तो भारत का विभाजन हुआ ही, लेकिन माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। भारत में संविधान सभा का जो पुनर्गठन किया था वो भी इसी योजना की सिफारिश पर हुआ, है ना? और ये योजना आपने देखा होगा 3 जून 1947 को आई थी। जून 1947 में इस योजना को देखा गया, और जून 1947 में, ठीक है, अब ध्यान रखना, जून 19, पूरी कहानी सुन लेना, 299 समझ में आ जाएगा। वो क्या होगा कि जून 1947 में माउंटबेटन योजना ने 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था। कितनों का? 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में यह हुआ कि अक्टूबर 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 299 रह गई। अक्टूबर 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 299 रह गई। तो रियल में हाँ 324 का तो सुझाव दिया था भीमराव जी, बिल्कुल, है ना, लेकिन भारत के संविधान का निर्माण कुल कितनों ने लोगों मिलकर किया? 299। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 1947 तक अगर देखा जाए तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना जाएगा वो आपके डी होगा 299, क्योंकि यहां पर 296 कर दिया मैंने, ध्यान रखना। तो 296 पर तो चुनाव हुए, 389 का सुझाव दिया, है ना, संविधान का निर्माण 299 लोगों ने मिलकर किया था।
ये आप अच्छे से आंकड़े याद रखना। और अभी अभी मैंने पूछा कि संविधान पर हस्ताक्षर कितनों ने किए थे, तो वो कितनों ने किए थे, 284 ने। ये कुछ आंकड़े हैं, ध्यान रखना। इसीलिए इन आंकड़ों से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो सारे आंकड़ों को साथ में चर्चा करते हुए चल रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं सारे आंकड़े भी आपके समझ में आ रहे होंगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी.एन. राव ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पीटीआई के एग्जाम में यह सवाल आपसे पिछले जीके वाले पेपर में पूछा जा चुका है और इसीलिए मैं यहां पर लेकर आ गया। साथियों, प्रत्येक बिंदु से सवाल उठाने का प्रयास किया गया है, प्रत्येक बिंदु से सवाल उठाए, ध्यान रखना। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो, और ये तो सबको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। हाँ, ठीक है, और अभी तक आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब निकाला जाए थोड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी को अभी समय मिला तो उस कमजोरी को दूर कर लिया जाए, है ना। मैं आपको भावी शिक्षक की संज्ञा दे रहा हूं यहां से, और मैं चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जो उत्कर्ष के विद्यार्थी हैं, है ना, उनमें यह ढिलाई नहीं होनी चाहिए, सामने से कभी भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। आप उत्कर्ष में पढ़ रहे हो, है ना। हाँ, ध्यान रखना। तो ये किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? सारी बातें कर देता हूं कि 13 दिसंबर 1946 को, आपने पढ़ा होगा साथियों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था साथियों? उद्देश्य प्रस्ताव। अब आगे एक और बात सुन लेना कि यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव, यह भी प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, पारित कब हुआ था? तो पारित होने की भी डेट अच्छे से याद रखना, 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव साथियों क्या हो गया था? पारित हो गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को साथियों क्या हो गया? पारित हो जाता है। क्लियर? और इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बताने की कोशिश की कि हमारा भारत संविधान के लागू होने के बाद एक कैसा राष्ट्र होगा। तो उसने उस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा कि हमारा भारत संविधान के लागू होने के बाद एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। हमारा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। कब? संविधान के लागू होने के बाद। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा के बारे में असत्य कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। संविधान सभा के बारे में असत्य कथन है। पहले तो कथन पढ़ लीजिएगा और फिर असत्य कथन को बताइएगा, है ना। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए कुछ लेवल के प्रश्न, हाँ, ऐसे मत कहना कि सब हमने तो रीट के जो 2 आरटेट के पेपर देखे, 2 रीट के पेपर देखे, अभी तक 4 पेपर ही देखे ना। उसमें मैं मानता हूं कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे उन चारों ही पेपर में बड़े सरल सवाल देखने को मिले हैं। आपने चारों पेपर भली भांति पढ़ भी लिए होंगे, है ना, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको यह तो देखना ही चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्नों का स्तर कैसा रहता है, कौन से टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अगला संभावित प्रश्न कौन से टॉपिक से उठ सकता है। ये जब तक नहीं काम करेंगे तब तक अपन तैयारी को और अच्छे से मजबूत नहीं कर पाएंगे साथियों। और इसीलिए आपने देख भी लिए होंगे चारों पेपर, और चारों पेपर में मैंने देखा कि प्रश्नों का स्तर बड़ा सरल रहा है अपने पॉलिटी की दृष्टि से। लेकिन अपन ये भी विश्वास नहीं करके कह सकते हैं, ये भी संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि अगले पेपर में भी साफ है जो प्रश्नों का स्तर है जो सरल ही रहेगा, नहीं। ठीक है ना। इसीलिए अपने को तो सारे सरल और जटिल दोनों ही बातों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, दोनों ही बातों को ध्यान में रख के ही चलना पड़ेगा, तभी तो अपन अच्छे से तैयारी मजबूत कर पाएंगे। और उत्कर्ष आपके साथ है ना। आपको बहुत सारे टीचरों की पॉलिटी पहले से ही मिल चुकी है, आप आराम से घर बैठे पढ़िएगा। अब कोरोना काल चल रहा है ना। हाँ, ये एक वैश्विक महामारी फैल चुकी है और उस महामारी में भी उत्कर्ष आपके साथ दिन रात खड़ा है, तो आपको इस महामारी में भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
चिंता व्यक्त करने जैसी कोई चीज ही नहीं है। एक नाम मात्र के पैसे में इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी सुविधाएं, इससे ज्यादा विद्यार्थी हित हो ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा विद्यार्थी हित हो नहीं सकता है। हां, आपकी आत्मा से आवाजें निकलती होगी, आपकी आत्मा गवाही देती होगी कि बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और ऐसे ऐसे एमसीक्यू बैच जैसे आइडियाज, एमसीक्यू बैच जैसे आपके जो स्टार्ट करने के लिए आइडिया उत्पन्न होते हैं, देखो आप, और तो क्या कर सकते हैं, देखो आप, इतनी सारी सुविधाएं। पहले अलग अलग टीचरों के आपके व्याख्यात्मक, प्रत्येक टॉपिक पर व्याख्यात्मक बातें, बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने वाले लेक्चर आपको मिल चुके हैं। फिर आपके मॉडल टेस्ट पेपर दिए जा चुके हैं। और अब सर ने कहा और क्या किया जाए इनके लिए, ताकि वो कोरोना काल में घर बैठे अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर दिया जाए। तो ये सर ने देखा कि अब ये विद्यार्थी लगातार क्लासों में हमने देखा मांग उठाते रहे कि सर अब ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारे को यह समझ में नहीं आया कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो वास्तव में मैं दाद देता हूं उनको, कितना तकड़ा तरीके से नवाचार करते हैं, कितने उनका दिमाग देखो कितने नवाचार में आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे आइडियाज उत्पन्न होते हैं देखो विद्यार्थी हित में। रियल से यार, मैं खुद विद्यार्थी जीवन में अगर देखा जाए, अगर विद्यार्थी होकर यह समझने का प्रयास किया जाए तो बहुत शानदार लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और नाम मात्र के शुल्क में देखो घोषणा कर दी कि जितने भी हमारे रीट के विद्यार्थी जो पहले से ऐप खरीद कर चुके हैं, कोर्स परचेज कर चुके हैं, उनको तो बिल्कुल निःशुल्क देंगे, उनको तो बिल्कुल निःशुल्क। तो अब आप अगर मास्टर नहीं बन रहे हो ना, तो वो गलती आपकी है साथियों, वो गलती फिर आपकी रहेगी। क्लियर? हां, तो फटाफट दीजिएगा आंसर। कौन सा कथन असत्य है? कैबिनेट मिशन के आधार पर ब्रिटिश प्रांतों में सर्वाधिक संख्या संयुक्त प्रांत 55 निर्धारित की गई। बिल्कुल सही है। अरे भैया कि आपने देखा होगा संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से जीत कर आए थे? संयुक्त प्रांत से आए थे। कितने आए थे? 55 आए थे। बिल्कुल सत्य है। और संविधान सभा में न्यूनतम प्रतिनिधि कहां से आए थे? असम से आए थे। कितने आए थे? 8 आए थे। तो बिल्कुल पहला कथन सही है। देशी रियासतों में सर्वाधिक संख्या भोपाल रियासत से 7 निश्चित की गई थी। अब देशी रियासतों में भोपाल से 7 निश्चित की गई थी क्या? मेरे को बताइएगा, देशी रियासतों में सर्वाधिक कहां से आए थे? भोपाल से आए थे क्या? हाँ, फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताओ देखें, क्या यह कथन सही है क्या? हाँ? अरे साथियों, यह कथन ही असत्य है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बिल्कुल सही कथन है। और महिलाओं की संख्या 15 थी। यह भी सही है। तो यह कथन सत्य क्यों नहीं है? इसका रीजन सुन लीजिएगा। यह कह रहा है कि देशी रियासतों में सर्वाधिक संख्या भोपाल रियासत से 7 निश्चित की गई थी। नहीं, कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों से जो संख्या निर्धारित करते समय भोपाल से सर्वाधिक संख्या निश्चित नहीं की थी, तो मैसूर से की थी। ये जो संख्या आ रहा है ना शब्द भोपाल, ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपको बात पढ़नी है मैसूर से निर्धारित किए गए। ठीक है, कितनी? 7। ये कैबिनेट मिशन ने कहा था। इसीलिए कौन सा कथन असत्य होगा? बाकी तो सारे कथन आपको पहले से ही पता होंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न आए तो हड़बड़ाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या बात है। निम्नलिखित कथन आपके सामने हैं और उन कथनों में से कौन सा एक सही कथन है उसको जरा छांट लीजिएगा। पहले कथन पढ़ लीजिएगा और फिर अपन चर्चा करते हैं कि कौन सा कथन सही होगा। जल्दी से चलने का प्रयास कीजिएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। अरे कहां थे? मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे क्या? नहीं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। कहां हुआ मेरे को बताओ? अरे भैया, भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसलिए यह भी गलत है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। अब मेरे को बताओ 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया या 26 नवंबर 1949 को किया गया? बताओ तो डेट क्या आएगा? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो केवल कथन एक ही सत्य है कि भारत में जो संविधान सभा का चुनाव किया गया था, संविधान सभा चुनी गई थी, वो किसके द्वारा? है ना, प्रांतीय सभाओं, यानी कि प्रांतों में उस समय सदन हुआ करता था। कौन सा? प्रांतीय विधानसभा। और उस प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मिलकर संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया गया था साथियों? चुनाव किया गया था।
क्लियर। और इसीलिए हम पढ़ते हैं ना कि भारत में संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष तरीके से हुआ था या अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, तो अच्छे से याद रखना, इसीलिए भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। अप्रत्यक्ष का मतलब संविधान सभा में जाने वाले लोगों का चुनाव सीधा जनता ने प्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया था। तो कौन से तरीके से हुआ था? अप्रत्यक्ष तरीके से। और अब आप मेरे सामने सवाल यह भी खड़ा करोगे कि अप्रत्यक्ष तरीके से फिर कैसे हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, प्रत्यक्ष तरीके से जनता ने नहीं किया था। क्लियर साथियों? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? अभी अभी मैंने आपको पूरी डिटेल कैबिनेट मिशन की बताते समय आपको बता दिया था। अभी अभी कैबिनेट मिशन की पूरी डिटेल बताते समय बता दिया था। ये तो बात आप बता दो, है ना। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल कितने सदस्य आए थे संविधान सभा में? 2, 4, 6, 8। जल्दी से बताओ देखें। हाँ, अरे साथियों बताओ फटाफट। अरे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने आए थे? 2, 4, 6, 8। जल्दी से बताओ देखें। अरे बिल्कुल, वेरी गुड। 2 ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है। 4 सदस्य आए थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का मतलब मैंने आपको बोला था ना, केंद्र शासित प्रदेशों से। और केंद्र शासित प्रदेश कह दूं या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कह दूं, बात एक ही है। कितने आए थे? 4। अब 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? यहां पर मैं आपके सामने नाम लिख देता हूं। उसमें एक नाम तो आपको पता होगा, उस समय भारत में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अजमेर मेरवाड़ा, ये अजमेर मेरवाड़ा जिसका बाद में विलय किया अपने राजस्थान में, आज की तिथि में अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में। दूसरा आपके कौन सा था? कुर्ग, और कुर्ग का विलय कर दिया कर्नाटक में, है ना। तीसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा था? बलूचिस्तान, जो बाद में विभाजन के बाद कहां चला गया? पाकिस्तान में, ठीक है। और चौथा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दिल्ली। तो ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से संविधान सभा में आए थे। और ये 4 कौन कौन सी, कहां से आए थे? तो उनकी भी बातें याद रखना। अजमेर मेरवाड़ा से, कुर्ग से, बलूचिस्तान से और दिल्ली से। क्लियर? तो कितने मेंबर आए थे साथियों? 4 सदस्य आए थे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। और जानबूझकर रखा है क्योंकि यहां पर मामला गंभीर होने वाला है और आप यहां पर बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर देने की कोशिश भी करना। संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक में, अब प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय संविधान सभा में उपसभापति किसे मनोनीत किया था? एच.सी. मुखर्जी को, वी.टी. कृष्णमाचारी को, फ्रैंक एंथनी को, ए और बी दोनों को। ठीक है, फटाफट बताओ देखें, जल्दी से बताइएगा। प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया था? एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, फ्रैंक एंथनी, ए और बी दोनों ही। अब मैं बता रहा हूं, पहली बैठक शब्द पूछा है मैंने यहां पर, और मेरे को यहां पता है कि यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे प्रश्न आ गए तो गलतियां करोगे। और हमारे इस बैच को यही चलाने का उद्देश्य क्या है कि उन सारी गलतियों को पहले से हम दूर कर लें यहां पर पढ़ के, ताकि एग्जाम देते समय उन गलतियों का दोहरान न करें, उन गलतियों को पहले से ही दूर कर दें। क्योंकि आपको समझने की आवश्यकता रहती है उस समय ना कि प्रश्न हमने से पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया था? साथियों, यहां पर आपका आंसर राइट होगा, फ्रैंक एंथनी ने। मैं 9 दिसंबर 1946 की बात कर रहा हूं और आपने बहुत सारों ने एच.सी. मुखर्जी राइट कर दिया है, बहुत सारों ने कर दिया। बहुत सारों ने क्या, 90%, 90% लोगों ने एच.सी. मुखर्जी आंसर दिया है। और इसीलिए मैं यहां प्रश्न ये लेकर आया हूं, है ना। अगर ये पूछ लिया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा साथियों, और हम ये मामला गड़बड़ देखना नहीं चाहते हैं इस बार आपका, क्योंकि आप उत्कर्ष में पढ़ रहे हो और फिर भी मामला गड़बड़ करोगे तो मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छे से याद रखना कि संविधान सभा की पहली बैठक में उपसभापति मनोनीत किया गया था फ्रैंक एंथनी को। अरे भाई, अस्थायी अध्यक्ष बना था सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष था, और उपसभापति बनाया गया था फ्रैंक एंथनी को। इसीलिए नाम याद रखना, ये तीसरे वाला फ्रैंक एंथनी। क्लियर? ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना साथियों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा हटके सवाल है ये। ठीक है, हाँ, गई भैंस पानी में, हाँ यही तो मैं कह रहा हूं ना, भैंस पानी में जाने नहीं चाहिए। इस बार पानी में जाने नहीं देंगे हम, है ना। हाँ, इस बार पानी में जाने नहीं देंगे। इसीलिए तो ऐसे बैच भी हम चला रहे हैं ना। एमसीक्यू बैच चलाने का उद्देश्य है कि भैंस को पानी में नहीं जाने देना है इस बार।
है ना। हाँ, ये ध्यान रखना। और अब आपके सामने अंतिम प्रश्न ला रहा हूं आज का, वो देख लीजिएगा आप। और वो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। अभी अभी तो बता रखा है मैंने, है ना। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या, और ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये तो आपको सही बताना ही पड़ेगा। ये गलत बता दिया ना तो फिर देख लेना आप, है ना। हाँ, ये तो बताना ही पड़ेगा। 12 महिलाएं, 15 महिलाएं, 26 महिलाएं, 33 महिलाएं, ठीक है। कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? अरे दोस्तों, संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 3-4 बातें बता रहा हूं संविधान सभा में महिलाओं के बारे में, ध्यान से सुन लेना। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। कितनी? 15। अब ये कुल महिलाओं की संख्या थी। अब इसके बाद आगे से आपको सवाल ये भी पूछ ले कि साहब बताओ हमारे को कि संविधान सभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं थी। ठीक है, संविधान सभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं थी? बता देना, एक भी नहीं थी। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15, राजस्थान से कितनी महिला? एक भी नहीं। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा में एकमात्र कैसी महिला थी साथियों? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उसका नाम याद रखना, बेगम एजाज रसूल। अब एजाज भी आता है, अय्याज भी आता है, हड़बड़ाना मत, एक ही बात है। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी कौन? बेगम एजाज रसूल। तो तीनों ही बातें याद रखना। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15, राजस्थान से एक भी महिला नहीं, और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। क्लियर? तो ये सारी बातें आप संविधान सभा के गठन की थी साथियों। तो संविधान सभा के गठन में आपको पहले से प्रश्न शायद मिल गए होंगे, है ना, उसमें आपने देखा होगा। और संविधान सभा के गठन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा की है। कल इसी टाइम वापस मिलेंगे संविधान सभा के निर्माण टॉपिक के साथ, क्योंकि इस बार आपके टॉपिक संविधान का निर्माण और विशेषताएं। तो कल मैं आपके सामने संविधान निर्माण और विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। तैयार हो जाना साथियों, और बहुत अच्छे से तैयारी करके आना। आपको संविधान निर्माण और विशेषताएं पढ़ के आनी है घर से। और कल मेरे सामने जवाब इतना जल्दी आना चाहिए कि मैं प्रश्न पढ़ूं नहीं, उससे पहले मेरे सामने जवाब आना चाहिए। तब आएगा पढ़ने का मजा, है ना। नहीं तो मैं पढ़ूं और मैं 2 बार पढ़ूं, तब तक सामने देखो जवाब नहीं आए, तो मजा नहीं आता है साथियों। हाँ, पढ़ने के लिए आतुर होना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।